इससे पहले भी आप लोगों से हमने बात बहुत रखी है। आज शंकर लिंबू और नमन कुंदाना कुछ नया बात कहेंगे। हम लोग आपसे 24 तारीख भी इंटरेक्शन में सहभागी हो चुके हैं, इसलिए मैं उतना लंबा समय नहीं लूँगा। जैसे कि आप लोग जान चुके हैं, हम लोग सिविल सोसाइटी से आए हैं। संविधान जब जारी हुआ नेपाल में तो जो शोध होना चाहिए था, लेकिन प्रदेश में हर वर्ष में स्नातक के बारे में या और सारे विभाग के बारे में सरकार ने जिस किस्म का संशोधन हाल ही किया है, उसमें भी संशोधन नहीं हुआ है। आप लोगों ने भी यहाँ फेसबुक बताया और विभिन्न तरीके से नेपाल के माहौल के बारे में आप लोगों का मालूम ही है। पिछले आंदोलन देखेंगे तो बहुत सारे आप मीडिया में देखेंगे कि मधेसी और थारू का फ्रैक्शन थी, लेकिन जब ये प्रदेश के मामला आया, थारू और मधेसी सभी को चाहना था कि पहाड़ से, हिमालय से तराई को प्रदेश के नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आप देखें तो पूरब की केवल 8 जिला की एक प्रदेश बने हैं मधेश के, उसमें थारूओं का कहीं भी अपना प्रदेश बिल्कुल नहीं हुआ है। माओवादी जनयुद्ध काल में प्रचंड बाबूराम भट्टराई का जो प्रदेश का बंटवारा था, उसमें दान, बाकी बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर 5 जिला के थरवट कई गए थे। लेकिन आप देखिए तो कैलाली, कंचनपुर को पार में मिला दिया गया है। इसलिए थारू नाखुश है। कोई भी जिला का बंटवारा नहीं किया जाएगा कहा था, लेकिन नवलपरासी के बंटवारा हो गया। आप देखेंगे नवलपरासी के परासी एरिया को गंडकी में डाल दिया और नवलपुर को दूसरे हिस्से में बंटवारा कर दिया। इसलिए थारू लोग छिन्न भिन्न हो गए हैं, वो लोग बहुत नाखुश हैं। आप लोग सुने होंगे टीकापुर घटना। टीकापुर में कैलाली में थारू लोगों से जो किस्म का सलूक किया जा रहा है अभी हाल ही में, वो लोग दशहरा, दीपावली मनाने के लिए भी प्रशासन का वो लोग निवेदन देना पड़ा कि हम लोग दशहरा मनाने जा रहे हैं, दीपावली मनाने जा रहे हैं, नाच गान करने जा रहे हैं, हमें भी इजाजत दीजिए। ऐसा हाल अभी भी है। वहाँ का युवाओं गाँव में नहीं है, बहुत से इंडिया चले आए हैं, बहुत से नेपाल के दूसरे शहर में चले गए हैं। इसलिए थारूओं का अनुभूति अभी भी डेमोक्रेसी है, कोई अनुभूति नहीं हो रहा है। और सरकार खाली नाकाबंदी खुल जाए और समाधान हो जाएगा कहकर उसी में ही लगे हैं। पिछले 2-3 दिन से हम लोग यहाँ के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ नेपाल के बारे में बखूबी जानते हैं, वो लोग भी चिंतित हैं। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात करने से भी आप लोग किस बात में बात सुनना चाहेंगे, आप लोग कुछ प्रश्न पुट आउट करेंगे तो हम लोगों का इंटरेक्शन में कुछ नया बात दे पाएंगे। इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। Next speaker is Mr. Shankar Limbu. Thank you very much. Very good evening, everybody.
I'm not going to talk a lot, but I'm going to give you a little bit picture about the indigenous peoples in Nepal. Indigenous peoples comprises 38% of the total population, and there are 59 officially enlisted, and there are more groups that needed to be enlisted. And indigenous peoples are legally recognized. When it comes to the constitution making process, recently we have a new constitution. It was not only making a mere document, but it was a process of nation building. It was a nation building process because many territories of indigenous peoples that has been annexed in unification, in the unification process. So the indigenous peoples, they have always raised questions about the unification of the nations. So far Nepal has 7 constitutions. When I started my law study, there was a different constitutions. In my time, when I passed the certificate level, and there was a new constitution, another constitution, like the Constitution of 1991. Ulvi Kamandai was a team of drafting committee, and in the 2007 there was another constitution. Now we have a new constitution. But every time, indigenous peoples were voiceless in the constitution making process. And this time, they were very much hopeful that their issues, their concerns, their views, their agendas would be addressed in the new constitutions. In the first CA, if you looked about the outcome documents, the agenda of federalism, an agenda of right to self-determination, agenda of autonomy, self-governance, that has been incorporated. So, and also the issue of inclusion, that was also incorporated. But in second CA, if you the draft, that was completely ignored those agendas. Though supposed to be, it should be incorporated in new constitution based on the resolution that was passed by the Constituent Assembly. And also there were many agreements between state and indigenous peoples. And indigenous peoples and many other constituent lawyers and scholars, they consider as a constitutional document those agreements that talked about federalism, identity-based federalism, proportional representation, recognition of land territories and natural resources. And some of the rights that has been already institutionalized in the interim constitutions, nothing that has been taken into account in new constitution. That's why indigenous peoples from the very beginning objected this new constitution. And also similarly Madhesis people. And lately Madhesis and indigenous peoples are launching the joint movement. And when we joined with the Madhesis movement, and obviously people understood these issues also linked with somehow the relation, the politics between India and Nepal. Not only the Madhesis people, but indigenous peoples also, they share the border between Nepal and India. For an example, Limu people. And also when we talked about the indigenous peoples and the relationship with India, most of the indigenous peoples, they join the youth, they join in Indian army. So there is another kind of aspect, the relation between indigenous peoples and India. And half of my own populations,
they are living in India, and half of my population is living in Nepal. We do have a discrimination based on identity, based on language in Nepali side. But however, if you look in Sikkim, the Limbu people, they have opportunity to study in their own mother tongue, and also they have universities that teaches in Limbu language. These are only one example, and even if we take the problems of citizenship now, that is the one major issue in new constitution. The Limbu people also who are living in a border, they have a problem with obtaining the citizenship as well, not only to the Madhesis people. Often that when they go to the authority to obtain the citizenship, they are considered people coming from Indian side as well. So this kinds of the problems we've been facing similar with the Madhesis peoples as well. So that's why the Madhesis people and indigenous peoples were having a common movement. So I want to stop. If you have any questions, then I'll talk to you. Thank you, Mr. Kallu. Third speaker is Mr. Tulan Narayan Shah. Yeah. Yes, Mr. Shah. Please. Floor is yours. थोड़ा लेट से आया था, बैकग्राउंड है किसी वैसे तो विषय ये था कि नेपाल की इस समय जो पॉलिटिक्स, नेपाल की राजनीति अच्छा नहीं ठीक है, कोई स्पेसिफिक था कि जनरल जो पहले दिया गया था वही ठीक, थैंक यू। मैं हिंदी में सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि आते आते थोड़ा लेट हो गया हम लोग को, डिपेंड पे मैं एक गाड़ी में था और फिर ट्रैफिक में फंसे। तो सबसे पहले धन्यवाद आप लोग इस चीज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो अपने विद्वत वर्ग और युवा साथी सबके साथ नेपाल की अभी की जो राजनीति है जो क्राइसिस में फंसे हुए हैं और मधेश आंदोलन पिछले 6 महीना से तकरीबन 6 महीना से चल रहा है, तो इस सारे विषय पर अपना कुछ अनुभव शेयर करने का जो आप लोगों ने अवसर लिया है इसके लिए जैसे कि शंकर जी ने कहा 5-7 डेट हम लोगों को याद रखना होगा कि ऐसे ये क्राइसिस क्यों हुआ, इतना दिन से क्यों हो रहा है, तो आगे क्या होगा। 1990 तक नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए सारे समुदाय और सारे पार्टी लड़ रहे थे। सारे समुदाय उस समय के पार्टी के साथ थे। सबसे बड़ा पार्टी नेपाली कांग्रेस थे और दूसरा पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहा जाता था, मार्क्स। 1990 में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का एस्टैब्लिश हुआ। 5-6 साल के बाद एक पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम है माओवादी। उन्होंने कहा कि देखो ये डेमोक्रेसी सिर्फ दिखाने के लिए है, इसमें पावर इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा है नेपाल से। जो लोग एलिट हैं वो एलिट ही हैं और बहुत सारे तबके दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम और जेंडर के हिसाब से महिला लोग शासन सत्ता पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, राज्य के संरचना में उनका पहुंच नहीं हो पा रहा। इसलिए राज्य पुनर्संरचना के लिए हम लोग आंदोलन करें, स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग का मूवमेंट उन्होंने शुरू किया और पीपुल्स वार शुरू किया। तो 1996 में वो जो पीपुल्स वार शुरू किया था माओवादी, 2006 में आकर के पीस प्रोसेस में एंट्री किया। तो मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि नेपाल के स्टेट में प्रॉब्लम क्या था जिसको माओवादी ने करेक्शन करने का कोशिश किया। हुआ नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन आज जो उन्होंने तकरीबन 20,000 लोगों को मार करके जो संविधान आज लाया है, उस संविधान के विरुद्ध में फिर आने से पहले से ही मूवमेंट शुरू हो गया। तो
नेपाली सोसाइटी का कंपोजिशन है कि 3 ग्रुप का बराबर जनसंख्या है नेपाल में, तकरीबन बराबर। खास आर्य समुदाय जो पहाड़ के ब्राह्मण, क्षेत्रीय, जिसमें सन्यासी अन्य पढ़ते हैं, पहाड़ के आदिवासी जनजाति और मधेसी, ये 3 क्लस्टर का बराबर की जनसंख्या है। लेकिन स्टेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, जैसे कार्यकारी कहते हैं हम लोग, मतलब पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो ये तीनों में बिफोर 2008 मोर देन 80% डोमिनेशन सिर्फ हील खास आर्य का होता है। तो इसी को चेंज करना था। दैट्स व्हाई द एजेंडा ऑफ द मूवमेंट, माओइस्ट मूवमेंट, वाज स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग, राज्य को पुनर्संरचना करना। 2006 में उन्होंने पीस प्रोसेस ज्वाइन किया। 2007 में एनसी, यूएमएल और माओइस्ट पार्टी मिलकर एक संविधान लाया। उसको मधेसी फोर्स ने नहीं माना। उस समय कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं था, मधेसी लोग नहीं माने, जन आंदोलन हुआ 2007 में। और उसके बाद संविधान में कहा गया कि संघीयता भी आएगा। फिर 2008 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होना था, तो इलेक्टोरल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एग्री नहीं हुए। इलेक्शन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था नेपाल में? 60% खास आर्य का डोमिनेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। 1950 के डिकेड से सेंट्रल लेजिस्लेचर में 60% खास आर्य का डोमिनेशन, 20% आदिवासी जनजाति पहुंचते थे और 20% मधेसी पहुंचते थे। इसको चेंज करना था, नहीं मान रहे थे माओवादी। मधेसी ने आंदोलन किया, मान ठाकुर जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और हम लोगों ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम था उसको चेंज किया। तो क्या किया हम लोग, तराई में जहाँ 50% पॉपुलेशन रहते हैं वहाँ सीट कम दिया करता था, सीट वहाँ बढ़ाया गया एफपीटीपी में, और पीआर सिस्टम भी अडॉप्ट किया गया। इसका नतीजा क्या आया कि हील का खास आर्य का जो डोमिनेशन 60% हुआ करता था सेंट्रल लेजिस्लेचर में, वो घट करके 34% हो गया। और मधेसी और जनजाति का जो रिप्रेजेंटेशन 20 से अबाव कभी नहीं होता था, वो बढ़कर 34% हो गया। इसका नतीजा आया कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों मधेसी को मिल गया। ऐसा नहीं है कि जो मूवमेंट किया वही सबसे बड़ा पार्टी हो गया। उनका तो सिर्फ 86 का सीट था उसमें, आउट ऑफ 601। लेकिन एनसी, यूएमएल, माओइस्ट में ज्यादा लोग जीत कर गए। वहां का जो फिगर हुआ वो तस्वीर बदल गई संविधान सभा। तो ये 2007-8 में ये हुआ। 8 में जब प्रचंड जी की सरकार बने तो रिजर्वेशन शुरू हुआ। सरकारी नौकरी में सेना में रिजर्वेशन देने की बात हुई, पुलिस में रिजर्वेशन देने की बात हुई। और तब 2008 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन के बाद नेपाल में संविधान निर्माण की राजनीति और सत्ता निर्माण की राजनीति साथ साथ चला। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स दोनों साथ साथ चला। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पॉलिटिक्स का स्पेशल कैरेक्टर क्या रहा कि एनसी, यूएमएल एक साइड का लीड करते रहे और माओइस्ट मधेसी दूसरा साइड को लीड करते रहे। पावर पॉलिटिक्स में यही क्वेश्चन नहीं था। एनसी, यूएमएल भी अपने में लड़ते थे, माओइस्ट कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे। तो पावर पॉलिटिक्स अपना तरह से चल रहा था। बट फ्रॉम 2008 फर्स्ट सीए इलेक्शन के बाद 2015 के ये भूकंप से 16 पॉइंट एग्रीमेंट तक एक ही तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पॉलिटिक्स चल रहा था। 2 पोल में एनसी, यूएमएल एक पोल के लीड कर रहे थे, माओइस्ट मधेसी दूसरे पोल के लीड कर रहे थे। जस्ट माओवादी ने क्या किया, अपना पोल शिफ्ट कर लिया और माओवादी एनसी, यूएमएल के साथ चले। वो जाने के बाद 16 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ और वहां से शुरू होता है नेपाल में द्वंद्व का नया कथा, नया स्टोरी। 16 पॉइंट एग्रीमेंट 16 पॉइंट एग्रीमेंट प्रोसेस में कहाँ कमजोरी रहा, इसका क्या कमजोरी रहा कि इन्होंने 4 मेजर पॉलिटिकल एक्टर जो था नेपाल में अभी भी है, उसमें 3 मिल गए और चौथे को छोड़ दिए। और टेक्निकली इसको संख्या के हिसाब से कहा तुम बहुत कमजोर हो, हमारे पास 2/3 का मेजोरिटी है, हम आगे बढ़ाएंगे राजनीति को। बाई नंबर मधेसी मोर्चा बहुत कमजोर थे, लेकिन एजेंडा इसका इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और इन लोगों ने उनको इग्नोर करते हुए नया संविधान लाए और नया संविधान के बाद भी मूवमेंट जारी है। तो नया संविधान में क्या समस्या है, ये प्रोसेस में हुआ, कंटेंट में क्या समस्या है?
कंटेंट में मधेसी के साथ, मधेसी जनजाति दलित का जो एजेंडा था कि नेपाल का स्टेट में उनका पहुंच बढ़े, राजनीति में इनका पहुंच बढ़े, तो जितने मैकेनिज्म, जितने काम किए गए थे 2008 से अभी तक, वो सारे पलट कर दिए, रिकवर करना हो गया इस संविधान में। जैसे कि मधेसी का, इसको सिटीजन ही नहीं बनाना है, सिटीजनशिप का प्रोविजन इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मधेसी बहुत सारे लोग तो मतलब नेपाल के नागरिक के बराबर हो ही नहीं सकते हैं। दूसरा, इलेक्टोरल सिस्टम में 60% डोमिनेशन था, उसका घटकर 34 हो गया था, उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा, तो सारे बात की, तराई सीट घटाने की बात की, पीआर में क्लस्टर बढ़ाने की बात की, राष्ट्रीय सभा अपर हाउस जो बनना है उसमें किस तरह से पहाड़ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वो काम किया। प्रोपोर्शनल इंक्लूजन का पॉलिसी जो 2008 में अपनाया गया था, उसको इन्होंने क्या किया, डाइल्यूट करने का कोशिश किया, क्लस्टर बढ़ा दिया, जिसका डोमिनेशन है उसको भी रिजर्वेशन मिलेगा, जिसका नहीं है उसको कम मिलेगा। और फेडरलिज्म का बात होना, अभी सिर्फ एक विवाद था फेडरलिज्म में, बाउंड्री कैसे मतलब ड्रॉ करना है, तो उसमें इस तरह से बाउंड्री इन्होंने ड्रॉ किया कि हर स्टेट एक्सेप्ट वन, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 2 के अलावा बाकी सभी स्टेट में, पहले तो ये लोग बाउंड्री लाना ही नहीं चाहा, फिर कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, बाउंड्री लाए। हर स्टेट में खास सारी कम्युनिटी जो है उनका पॉपुलेशन डोमिनेशन मेंटेन किए, तो इसमें भी समस्या नहीं था। समस्या क्या है कि नेपाल के इलेक्टोरल हिस्ट्री कह रहे हैं 1959 में जो इलेक्शन हुआ था, पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन, उस समय नेपाली कांग्रेस के बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे बीपी कोइराला। तो बीपी कोइराला जी सप्तरी जिला जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे एक भाषण में कहा, वहाँ एक पहाड़ी कम्युनिटी के लोग नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार बने हुए थे, तो मधेसी लोगों ने कहा कि भाई आप पहाड़ में भी पहाड़ी लोग और मधेश में भी मधेसी लोग, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे चुनाव लड़ने। तो नेपाली कांग्रेस उस समय का सबसे बड़ा पार्टी, बीपी कोइराला सबसे बड़ा नेता, आज के दिन में भी नेपाली राजनीति में नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी है। तो उन्होंने क्या कहा था कि इस बार आप जिता दीजिए माधव बाबू रेग्मी को सप्तरी से, तराई के जिला से, और अगले इलेक्शन में मैं मधेसी को लेकर जाऊंगा पहाड़, और पहाड़ से मैं जिताऊंगा। आज 50-60 साल हो गया, वो हिस्ट्री दिखाई नहीं दे रहा। तो नेपाल के इलेक्टोरल सिस्टम में क्या हुआ कि मधेसी, थारू, जनजाति भी और मुस्लिम, ये वहीं से चुनाव जीतते हैं जहां इनका जनसंख्या है, इनका कम्युनिटी का जनसंख्या है, और खास सारे समुदाय के लोग हर जगह से चुनाव जीत लेंगे। वो स्पेशल प्रोडक्ट है भगवान ईश्वर की कृपा से, इस तरह से उनका मतलब निर्माण हुआ है कि वो पहाड़ से, हिमालय से, मधेश से, सब जगह से चुनाव जीताते हैं। तो इसलिए बाउंड्री जो ड्रॉ करना था, बाउंड्री ड्रॉ करने का लड़ाई पहचान का, जमीन का तो था ही, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का नहीं। इस देश में जो प्रदेश बनेगा, प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो अपना पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक पॉलिटिक्स है, डेमोग्राफिक का पॉलिटिक्स है कि अपना कम्युनिटी का डोमिनेशन हो जाए मेंटेन, तो फिर मुख्यमंत्री कल बन सकते हैं। तो इन्होंने इस तरह से ड्रॉ किया कि ये अमेंडमेंट सिर्फ दिखावा है, इंडिया को प्लीज करने के लिए इन्होंने किया है अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट से जो इलेक्टोरल सिस्टम में मेजर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर रहा है अमेंडमेंट। तो अभी का मूवमेंट का सबसे मेजर एजेंडा है कि प्रोसेस में मधेसी मोर्चा को इंक्लूड करो, और कंटेंट में बाउंड्री पर बात, जो 7 प्रोविंस का बाउंड्री ड्रॉ हुआ है वो नहीं माना जा सकता, उसको रीड्रॉ करना होगा। 20 जिला तराई का है, उसमें 8 जिला दिया गया है और 12 जिला भील से जोड़ दिया गया है। उस 12 जिला में से कितने जिला फिर मधेश में देना है उनको, ये उतना है, वो देना नहीं चाहते। तो ये सारे बात, बहुत सारे बात पुराना है, नया सिर्फ इतना हुआ है कि मधेसी लोग 2007 के बाद मूवमेंट नया तरीके से शुरू किए हैं, थारू लोग भी शुरू किए हैं, मुस्लिम लोग भी शुरू किए हैं। और पहले का नेपाली सोसाइटी का जो रिलेशन था, सोशल रिलेशन, जनजाति और खसहारे अपने आप में थोड़ा दूरी मेंटेन करते थे, लेकिन मधेसी के साथ दोनों बराबर समदूरी पर रहते थे, दोनों इनको थोड़ा दूर ही रहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, ये आने से पहले कि मधेसी और जनजाति नजदीक होते जा रहे हैं और खसहारे के बराबर दूरी पर मेंटेन करना चाहते हैं, दूरी बनाना चाहते हैं। तो ये नया सोशल इक्वेशन जो बन रहा है नेपाल में, इससे आगामी दिन में पॉलिटिकल इक्वेशन भी बनेगी
और इससे मुझे लगता है नेपाली राजनीति अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है इसमें सीरियस और बहुत ज़्यादा बात इसमें रिवाइज करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। अगर नहीं करता है तो नेपाली समाज फिर से एक लंबा द्वंद्व के चक्र में जा रहा है। तो अभी मैं फिलहाल इतना कुछ क्वेश्चन Shah has raised many issues and I'm sure students will have questions for him. Next speaker is Mr. Bhupen Jha. Thank you very much. Actually, I spoke in Hindi. I will also prefer to speak in Hindi. बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। मैं जिन बातों यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी उसको रिपीट नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है कि 2 दिन पहले हम लोग का एक संविधान संशोधन हुआ, तो इससे एक बात तो कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो जाता है कि जो लोग कह रहे थे कि अब हमारा संविधान संसार का सबसे उत्कृष्ट संविधान है, विश्व का सबसे उत्कृष्ट संविधान, इसमें कोई खोज नहीं, वही लोग 2 तिहाई से अब पास कर लिए, इसमें डिफेक्ट था और 2 संशोधन को स्वीकार कर लिया। तो प्रिंसिपली वहाँ पे प्रॉब्लम था, डिफेक्ट था, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हम कहते हैं दैट इज वन स्टेप फॉरवर्ड, और उसको पॉजिटिव भी मानना चाहिए क्योंकि कह रहे थे कि कोई खोट नहीं है, संसार का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सो दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट दिस इज नॉट अ बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सम डिफेक्ट्स। और लगता है कि हम लोग का डिबेट भी वहीं से अब स्टार्ट होना चाहिए। पर इस अमेंडमेंट से हम लोग को मिला क्या, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। लेकिन हमें लगा कि बहुत सारे को लग रहा है कि इस अमेंडमेंट से सब कुछ मिल गया। डेफिनेटली इस संविधान में जो अंतरिम संविधान में खासकर मधेश मूवमेंट के बाद और बहुत सारी बातें दिए गए हुए थे, हम यूज करते हैं टर्म जो गिरिजा प्रसाद कोइराला दिए थे, उन्हीं का पार्टी का प्रधानमंत्री थे सुशील कोइराला, उनके पीरियड में अंतरिम संविधान का राइट्स भी नए संविधान में छीन लिया गया। सो व्हाट आई से बैक ट्रैकिंग फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वहां से हम लोग को प्रोग्रेसिव होना चाहिए था, पर हम लोग वहां से बैक ट्रैक किए और वही कन्फ्लिक्ट का कॉज हो गया। जैसे कि कह रहे थे है ना, सबको समानुपातिक समावेशी का हक मिला हुआ है, समानुपातिक समावेशी का हक मिला हुआ है, तो इस बात को फिर एक्सेप्ट किए। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट में समानुपातिक समावेशी समानुपातिक नहीं था, उसको ऐड किया गया हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि समानुपातिक पहले नहीं दिया गया हुआ था। और अंतरिम संविधान में जो हम लोग को अंतरिम संविधान में हर एक सीमांतकृत समुदाय को समानुपातिक समावेशी का हक दिया गया हुआ था। फिर भी इस अमेंडमेंट से ये अमेंडमेंट पूरा नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, मेरा ऐसा मानना है। क्यों नहीं मीनिंग निकलता है? तो अभी का अमेंडमेंट में जो क्लस्टरिंग डिवीजन का बात था, मानिए कि भारत में कोई कहे कि आरक्षण है, भारत का संविधान का धारा आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन दिया गया हुआ है, पर रिजर्वेशन ब्राह्मणों और राजपूत और फॉरवर्ड कास्ट को भी मिलेगा अगर लिख दिया जाए, तो कितना एक्सेप्टेंस होगा इंडिया में इसका। तो हम लोग का अभी का कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण ब्राह्मणों को भी दिया गया हुआ है, पर टर्म क्या पॉइंट किया गया जिसको अमेंडमेंट में नहीं डाला गया कि वीकर सेक्शन ऑफ खौसा है, इकोनॉमिकली वीकर खौसा है। सो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर रेजिडेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल सी बात है कि इकोनॉमिकली वीकर ब्राह्मणों का मीनिंग क्या होगा, कल क्या डिफाइन होगा। अरे भाई, इकोनॉमिकली वीकर और पुअर तो सब में होते हैं, मधेसी में भी है, इंडिजिनियस कम्युनिटी में भी है, खौसारी में भी है। तो उसका कंडिग्नेशन क्या होगा? क्या पब्लिक सर्विस कमीशन में जब जॉब के लिए अप्लाई के लिए जाएंगे तो टेम्पू में चढ़ के आए कि कार में चढ़ के आए, वो देख के उनको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा? बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या हुआ कि रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है उसको कुरूप बना दिया जाए कि उसको कल किसी उसका मीनिंग कोई ना निकले, इस तरह से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में उसको फ्रेमिंग किया गया। और वो अभी इकोनॉमिकली वीकर खौसारे को अभी भी इंटैक्ट जैसा था वैसा ही रखा गया। तो हम लोग को रिजर्वेशन, नेपाली संविधान में रिजर्वेशन ब्राह्मणों को भी मिलेगा,
इसलिए हम भी ब्राह्मण है, तो सही है कि मिलेगा। इस तरह का प्रोविजन उसमें आपको दिया गया है। तो दूसरा बात, अभी का अमेंडमेंट में ही हम बात करेंगे। आप ही लोग बताइए, इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रैक्टिस को भी देखने के बाद अगर ये कहा जाए कि यूपी और सिक्किम को बराबर सीट मिले राज्यसभा में, तो विल द पीपल एक्सेप्ट हियर और नॉट? डू यू थिंक दैट सिक्किम और यूपी को बराबर सीट मिले? लेजिस्लेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 2 नंबर प्रदेश जिसका 52 लाख पॉपुलेशन है और दूसरे प्रदेश जिसका 15 लाख 19 लाख पॉपुलेशन है, उसको भी 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हाउस में। सो हम लोग के जो 2 प्रदेश के हैं उनके 4 वोट इक्वल टू स्टेट नंबर 6 वाले, स्टेट नंबर 5 वाले, स्टेट नंबर 7 वाले के 1 वोट होंगे, 1.5 वोट होंगे। तो इज इट फेयर इन द मोड एंड वर्ड? अब ये बात आप क्वेश्चन कीजिएगा नेपाल में, तो आपको कहेंगे हाँ हाँ अमेरिका में तो सीनेट में 2 ही सीट होते हैं हर स्टेट से, स्विट्जरलैंड में भी वही होते हैं। तो वो ये आर्गुमेंट करेंगे। तो अमेरिकन और स्विट्जरलैंड का जो फेडरलिज्म का मॉडल है, वहाँ पे स्टेट टोटली ऑटोनोमस होते हैं, कोई डिपेंडेंसी लेजिस्लेशन का नहीं होता है सेंटर पे। 5 स्टेट का हम वहाँ पे स्टडी किए थे कि वहाँ पे तो हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट होता है, दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन एट स्टेट लेवल है। सो हम लोग फेडरलिज्म का मॉडल भी अमेरिकन और स्विट्जरलैंड अडॉप्ट कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं तो इलेक्टोरल सिस्टम क्यों अमेरिकन और स्विट्जरलैंड? हम लोग फेडरलिज्म का मॉडल, क्वाजी फेडरलिज्म जो इंडियन मॉडल है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, पर इलेक्टोरल सिस्टम हम लोग अमेरिका से ले आए थे। जो हमारे बेनिफिट में है एक वहां से ले आएंगे, एक वहां से ले आएंगे, जो हमारे बेनिफिट में हम उसको अडॉप्ट करेंगे। तो क्या है ये अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है 1 वोट 1 वैल्यू का थ्योरी है। क्या हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं? तो मदेशियों का 4 वोट और हर जगह का जो 1 वोट इसका जो 4 वोट, इज इट फेयर इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड? दिस इज द क्वेश्चन। सो हम क्या करते हैं कि आवर फाइट इज नॉट ओनली इट्स नॉट मदेशी एजेंडा, इस एजेंडा ऑफ इक्वालिटी, इस एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस, इस एजेंडा ऑफ डेमोक्रेसी, और एंड ओवरऑल इस एजेंडा इज दिस इज द मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो एरर हुए उसके लिए हो रहे हैं। तुला जी खुद बात बता चुके हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ही बात करेंगे। इसलिए अभी का अमेंडमेंट में जो क्लस्टरिंग 4 क्लस्टरिंग हटना चाहिए मदेशियों का मांग था, प्रोपोर्शन को इंक्लूड किया कि बहुत सारे टर्म हटना चाहिए, श्रमिक हटना चाहिए, मजदूर हटना चाहिए। भाई लेबर का क्या डिफिनेशन होगा आरक्षण में? कोई बता दे। लेबर तो सब कम्युनिटी में होते हैं, श्रमिक का क्या मीनिंग होगा? कोई बता दे। ये तो सब कम्युनिटी में होते हैं, उसके बेसिस पे आरक्षण दिया जा सकता है कि नहीं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। यहाँ ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन देखने के बाद, जैसे जैसे सरकारी सेवा का आर्टिकल है वहां पे समानुपातिक समावेशी का गारंटी किया गया है, पर ये नहीं कहा गया हुआ है कि द प्रोपोर्शनल इंक्लूजन इन द इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर द मार्जिनलाइज्ड। दे ओमिटेड द वर्ड मार्जिनलाइज्ड, सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल। तो कहीं भी मुझे लग रहा है आरक्षण का नाम पे थ्योरी इज नॉट फॉर ऑलरेडी इन पावर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ऑलरेडी इन पावर कम्युनिटी। लाइक बहुत सारे 80% रिप्रेजेंटेशन, 70% रिप्रेजेंटेशन है स्टेट स्ट्रक्चर में, तो उनको क्यों आरक्षण चाहिए? क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आरक्षण 10 इयर्स के लिए, शॉर्टेन पीरियड के लिए होते हैं। जब बराबर में आ जाए तो उसको हटा दिया जाता है। सो इट्स अ टेम्पोररी, बट इट इज कंटिन्यू एवरी 10 years द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड एंड इट्स कंटिन्यूइंग until the marginalized community come in the same levels. So it's not as a permanent measure everywhere. But in our constitution it has been given to the already empowered community. That's इसका मीनिंग क्या निकलता है कि रिजर्वेशन खत्म हो गया वहाँ पे, इसके बाद 1 वोट 1 वैल्यू का सिस्टम खत्म हो गया। दूसरा बात, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को इलेक्टोरल सिस्टम में जो पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 क्लस्टर थे, 8 क्लस्टर जिससे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे रिप्रेजेंटेशन होता था, उसको 12
प्रोपोर्शनल का रेशियो पहले 60% थे और प्रत्यक्ष का एफटीपी का 40% थे अराउंड। अभी जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो रहा था, उसको रेशियो ही घट गया, यानी कि 40% पे आ गया और एफटीपी 60% पे आ गया। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर का परसेंटेज घट गया पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन में वहाँ पे सीमांतकृत समुदाय का मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कर दिया। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के मेन बॉडी में डिफाइन किया गया हुआ है। जैसे आर्टिकल 176 में, 84 में वहाँ पे बहुत सारे का डिफिनेशन है। So only one community which has been recognized by this constitution, defined by this constitution is Pasai. पर और कोई कम्युनिटी का वहाँ पे डिफिनेशन नहीं है। अगर रखना ही था तो सबके डिफिनेशन एनेक्स में रखा जा सकता था, नहीं रखना था तो एक ही को क्यों, उसको तो एक्ट में भी रख सकते थे। So डिफेक्ट हम लोग का बहुत जगह पे है, ओनरशिप का क्वेश्चन बहुत जगह। So ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आई फील, जब आप पढ़िएगा लाइन बाय लाइन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो it seems that it is not workable constitution and it needs major reform in each and every cases, because it has been, with the language it has been played by few people, few ruling elites I say, they played with each and every sentence everywhere, और वो सिर्फ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को राइट्स को कर्टेल करने के लिए नहीं, बहुत जगह पे ऐसे जगह पे भी लैंग्वेज के साथ प्ले किए हैं कि नाउ इट सीम्स दैट वेरी कंफ्यूजिंग, कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर एंड इट सीम्स दैट दे आर नॉन वर्केबल। दिस इज माय व्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी नीड मेजर रिफॉर्म देयर। इन डेफिनेटली प्रोविंस, जो 7 प्रोविंस की बात है, अभी का अमेंडमेंट में जो हम लोग देखेंगे तो there was 2 proposals actually, basically. One was by Vimalendra Nidhi. Actually there were 24, but the major 2 is the Vimalendra Nidhi के जो interim constitution के लेवल पे था। दूसरे थे मीनेंद्र रिजाल। हम मीनेंद्र रिजाल जी के प्रपोजल जो भी पास हुए हैं, इसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है कि population would be major basis. The secondary basis would be geography. इसका अर्थ क्या होगा कि रेशियो क्या होगा, पॉपुलेशन का रेशियो क्या होगा, ज्योग्राफी का रेशियो क्या होगा, स्टिल सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन बाय एक्ट। सो वी कांट टेक इट एज अ सॉलिड अचीवमेंट। कल हम लोग को फिर जब कमीशन बनेंगे तो रेशियो के लिए वहां पे फाइट करना पड़ेगा। सो इट्स लाइक इट्स नॉट सॉलिड अचीवमेंट, इट्स सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, ओपन इंटरप्रिटेशन इन फ्यूचर। That's first thing. Second, the basis of निर्वाचन क्षेत्र जो constituency delimitation का basis होगा वो प्रदेश होगा, एक है, पर प्रदेश का inside में each district 1 seat will be held। अब क्वेश्चन, जिस प्रदेश में कुछ जिले मधेश के तराई मधेश के जो जिले हैं, जो पहाड़ के जिले से जुड़े गए हैं, हम कुछ जिले का नाम किया कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग। यस, लाइक स्टेट नंबर 5 कुछ जिले हैं। स्टेट नंबर 5 में प्रदेश नंबर 5 में जैसे रूपंदेही है, कपिल वस्तु है, जो हाईली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में से आते हैं। उसमें रोलपा और रुकुम गुलमी भी है। तो कपिल वस्तु और रूपंदेही को सपोज 25 सीट्स मिलेगा, तो पहले तो प्रदेश में रोलपा और रुकुम में रूपंदेही और कपिल वस्तु के कंपैरिजन में बहुत कम पॉपुलेशन है। सो स्टेट को अगर 25 सीट मिलता है तो रूपंदेही एंड कपिल वस्तु हैज टू कंपनसेट फॉर रोलपा, क्योंकि एक तराई के जिले काट के ले जाके पहाड़ में मिक्स किया। सो इट्स वर्टिकली डिजाइन, सो इट्स वर्टिकली, इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल। सो अभी को जो मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन है कि अभी का अमेंडमेंट से मधेश को 80 सीट्स मिलेगा, आई डोंट एग्री विद दैट लाइन। इट्स ओनली पॉसिबल इफ द 2 states
in Madhes on horizontal basis is met. Until and unless that is not met, we can't achieve that. Because मधेश के जो जिले सब है उसको 5 नंबर स्टेट में है, 7 नंबर स्टेट में है, 1 नंबर स्टेट में है. Similarly in Eastern Tarai, सुनसरी, मोरंग एंड झापा, जैसे संखुआ सभा है वहाँ पे, तेरथु है, धनकुट्टा है, भोजपुर है, कोटांग है, सुलुकुंभो है, ओखरडुंगा है, इसमें बहुत कम पॉपुलेशन है. पर वहाँ पे मोरंग, सुनसरी, झापा में हाईएस्ट पॉपुलेशन है. So the Dhapa, Morang, Sunsari has to compensate for these districts. So मधेश के 3 districts है, यहाँ से compensate करने पड़ेंगे. फिर 3 नंबर स्टेट में Chitwan has to compensate for all the districts. In state number 5, Rupandehi, Kapilvastu and number 5 has to, and Banke Bardia has to compensate for Rolpa, Rukum and Putham. State number 7 में कैराली कंचनपुर has to compensate for Doti, Assam, Darchula and Bajura. So how can we calculate right now that the 80 seat would be in Tarai? This is my question. So I think the media coverage since 3-4 days in Nepali media that has been calculating 80 seats in Madhesh. So my question is, which kind of Madhesh are you talking? 8 districts, which is in state 2, or the Madhesh which has been kept in 5 states? And the basis would be states. So how can you calculate that there would be 80 seats? So the achievement is actually meaningless, absurd and futile, as long as the 2 states is not ensured. And it is now more complicated because now it is interlinked with the boundary of the states. So these 2 amendments, actually after the 5-month movement, it's a big economic, psychological loss for Madhesh. 55 people died. And finally what we achieved, 2 amendments, but in language it has been played in a cleverly so that we can't get any benefits. That's why finally I will respond later on, but what I want to say that we have long way to go. Nothing has been achieved yet. This constitution needs fully revisions. A long list of amendments that I published, 35 amendments at least needed on 35 places. 35 amendments here. It's available in English, even it's available on my Twitter. So I see it as a even to make this constitution workable, at least long list of amendments are needed. And this is also needed to give ownership to the marginalized community, walk out from the CA, and they don't feel that this is their constitution. So it's not our constitution. To make it our constitution, 35 amendment is really important, and these 2 amendments, yes, this is positive in a sense that they accepted that there are defects and it has been open now, not in terms of achieving anything. Thank you. Thank you, Mr. Jha. And our next speaker is Professor Vijay Karna. Thank you very much. Thank you, Professor. Friends, first I would like to thank all of you to organize this meeting. We're going to have a short note for this meeting. So the topic is the politics in Nepal and its related with Indian relations. So recently we are observing India's democracy has been exercising powerful magnetic effects on Nepal in general and Tarai in particular. So if you see the 12-point agreement, comprehensive peace agreement, interim constitution, and whole Maoist and state peace process, settlement of Maoist army and everything has been facilitated by India. Very openly we have to accept this. And this is the facts. The second thing I would like to say that now the people of Tarai, Madhesh and northern border states of India have been interacting in their social, economic, cultural relations for centuries. We observed a new chapter of political relation between the 2 people. And the third Madheshi movement is showing such a trend.
So this can be termed as the rising political consciousness on the either side of the southern border. The third political movement in the Tarai Pradesh has created for the first time the political and diplomatic space, not only in India's politics and government, but also in a democratic free world. So there are many reasons for it. So what was promised and what is done? Why it is politics in Nepal? The Comprehensive Peace Agreement promised the new dawn of democracy in Nepal, which is being stopped by the constitution today. The interim constitution of Nepal, 2006, constitutionalized the social, political, economic and cultural rights of the excluded races, ethnicity and geographical regions. The representative of excluded groups and regions enriched the first CA and also raised the ratio of women representation and other marginalized community in first CA. However, the first CA could not produce the new constitution or could not allow to be produced constitution, and it had a premature date. The second CA has produced a new constitution with its new constitutional crisis. Interim constitution promised equal citizen regime in Nepal, but this constitution has back to the not 1990, I am telling 1963 constitution, unequal citizen regime, which has been institutionalized by King Mahendra through 1960 to 1990. The ultra-nationalism, one group, ethnic group domination in whole state structure. And there was another thing, the end of internal polarization in Tarai Pradesh. That was promised in interim constitution because of the Madhesh movement. And proportionate representation of all excluded groups. The new constitution of Nepal has reverted from developing democratic regime to authoritarian, one ethnic community, underdeveloped democratic regime. We observed the majoritarian dictatorship of the hill-based ruling elites and their representative in the name of multi-party democracy. We would also observe the disturbing trends in Nepalese democracy as ultra-nationalists join hands with the monarchical faction of nationalist forces, which I talked about 1960 to 90, and raise the obsolete slogan of nationalism, national integration, and national sovereignty. The present Oli government has deliberately delayed the negotiation on Madhesi issues with the Madhesh political parties in order to create a rift between Hill and Tarai region. Indulge in India betting, promote anti-India feelings among the people of the Hill region. So this is a clear attempt by the Nepali government, and this is a very anti-democratic attempt. The fast-track constitution making process is beset by many irregularities. The people say the process. It undermines the sovereign rights of CA members to decide on the provincial boundaries. The few people wrote the constitution and put on the vote. There was no discussion, and all these hill-based parties, there are three sets of parties in our countries. One is hill-based parties called Nepali Congress, UML and Maoist. Another Madhesh-based parties, there are 4, 5, 6, 7 parties, and then we have indigenous-based parties. So the use of veto by the chief whips, the major political parties have to vote in each clauses and sub-clauses of the new constitution, violates the sovereign rights of the CA member as well as their voters. Although the constitutional rules regulation, the Constitutional Assembly rules regulations has no whip system. But remember that how the Madhesi MPs of Nepali Congress, UML, Maoist parties
were threatened to, if they are not going to follow the party's policies, they will be kicked out from the parties. Not the only whips, but each and every member of the Madhesi's Nepali Congress, UML and Maoist were called by the major political leaders at their residences and asked to follow the party directives. So this is a clear violation of the democratic rights and sovereign rights of the CA members. So the process itself of the constitution making was very undemocratic, authoritarian way. It undermined the ruling of the Supreme Court on the rights and jurisdiction of the CA. I am the person who filed a case in the Supreme Court, and in the interim constitution, Article 138, Article 70, it's very clearly said that the constitution has to be written by the member of CA. And after the naming of the boundary and all the things has to be done by the Constituent Assembly only. No other authorities are allowed. But in this constitution, the name of the province is yet not done. The boundary has been done in the way that, except boundary 2, which is a handicapped, आधा इधर से सर काट दिया, नीचे से दोनों पैर काट दिया. The boundaries of the province number 2 has been made in the way that they have to always in the begging bowl in Kathmandu and Chief Minister always sitting in the Prime Minister office and kuch de do hai. So that has created in the province number 2. All other provinces has been made in the way that the present ruling class can rule continuously. No other can be, whether indigenous community or Tharo community, Muslim or anybody can be ruling any other province. So this is an order of the Supreme Court has been denied by the major political party, those who claims that they believe in the rule of law and democracy. So what is the Madhesi Morcha demand? Has been demanding to respect the past accords and reach between the Nepal government and political forces of Tarai Madhes. The Morcha insists on the use of past accord, understanding the recommendation as the basis for resolving the outstanding issues. One Madhes, 2 province, a structure in the Tarai Madhes. However, it is almost the province as the Dipenderji has very clearly and Tulaji defined that the Madhes has been divided in 5 to 6 provinces. Why it is? महाराष्ट्र के 25 गांवों को उठा करके आंध्रा में डाल देंगे तो मान जाएंगे क्या? उड़ीसा के 25 गांवों को उठा करके बिहार में डाल दीजिए, कोई मानेगा? ऐसे बनते हैं प्रोविंस. पंजाब और अभी भी हरियाणा के बीच में कुछ गांवों के लिए झगड़ा चल रहा है. And I still recall that the Rajiv Longowal agreement has yet not fully implemented, with the division of some parts of the Chandigarh as well as other parts of the Haryana to exchange Haryana and Punjab. ये तो ऐसा हो गया है कि मधेश को why it is done? It is because that they wanted to continue their internal colonial rule in Madhes. And we Madhesis are we have been colonized by Prithviraj and Shah and still under that colonial rule. So the fighting of the Madhesi Morcha or the Madhes movement is fighting against the colonization and fighting for the Nepalization. We are fighting, the Madhesis are fighting to be a Nepali. And Nepal's definition has been defined in the way that it itself word denotes the discrimination. और अभी हम जब नेपाली कहते हैं तो किसको समझते हैं? मैं आप लोगों को एक बात कहने से बता रहा हूँ. When I was ambassador of Nepal, I was with the red passport at Tirupati International Airport. मेरे लिए VIP रूम भी खुली हुई थी. मुझे नेपाल पुलिस का एक आदमी आकर कहता है, सर आपका लाइन क्या है? मैंने कहा किधर है? तो वो जो विदेशी लोगों का लाइन, इंडिया का लाइन, तो नहीं हमारा लाइन इधर. कहता है क्यों? सर आप इंडिया से नहीं होंगे? नहीं, हम नेपाल के राजदूत. कहता है
Sorry, हजुर यस्तो गडबड भयो मैले चिनिनँ. And I am repeating this many times and repeating here also. So the Nepali word itself has a discriminatory connotation. It denotes, and that's why it needs to be defined, that when Vijaykant Karna stand and when K.P. Oli and Sushil Koirala, it looks like all three are Nepali. And the definition says that K.P. Oli and Sushil Koirala is only Nepali. Upendra Yadav ji is not Nepali. Manth Thakur ji is not Nepali because his name is Thakur and it looks like Indian. So that's why this is the real. I mean that. So it's this gerrymandering of this boundary. The second thing was the proportional representation in all organs of the government. Why it is? Because Nepali state is a discriminatory state. It has kept it discriminating its people, own people, and majority of the people are governed by the very few people on the basis of race and ethnicity, not on the basis of the law and constitution. Fair sharing of economic resources, proportionate representation on national parliament on the basis of population, use of regional languages in the provinces and local government, remove discriminatory citizenship provisions in the new constitution related to the stateless citizen, naturalized citizen, citizenship conferring rights by either father or mother on their children. दुनिया के सबसे उत्कृष्ट संविधान में माँ अपनी बच्चों को नागरिकता नहीं दे सकती. अब ये उत्कृष्ट भी होते हैं. At the fate of, I mean, so this is the real situation of the. It says in many articles. Dipendra ji has said that 35 articles. But if you go to amending the constitution, there are many articles, one related to the another. So it go to the more than 90 article has to be removed. So I 100% agree with our former speaker and respected civil society member who has been whole life working for peace process, Mr. Damannath Dhungana, that this constitution need a comprehensive review. Not on the basis of Madhesis only, but in the interest of Nepali people. It needs. So the lurking danger is restriction of sovereign power of ruling elites on politics and government in the name of multi-party. What the Oliji is telling nowadays today that we are elected by the people. 92% of the people have voted. Saddam Hussein always elected by 95%. Ziaul Haq always elected with the more than 95-96%. Musharraf like that. And the people, those who are, how can I believe it? Whenever I just to inform you that I have been working with the Madhesis, indigenous community and Dalit MPs and women MPs since 2.5 years, from the very beginning when the second CA constituted. When these people meet me and say that, please sir, आप जाएं हमारे नेता को समझाएं. When me and Damangai and Padmaratna, Bhojaraj Pokhrelji met with these people, they always say that these things please carry to our leaders, please tell them this is wrong. And when we ask that, why don't you tell? Sir, वो तो थोड़ा दिक्कत है, फिर हम वो कार्रवाई करते हैं. They will take action on this. So this is the gap that their own party members cannot talk them in the party properly. So the new demographic reality of the new province reaffirmed the majority of the hill ruling elites and their overwhelming majority in the national parliament would influence their constitutional decision in their constitution in the favor and it undermine the social, political, economic and cultural rights of the excluded group, which led to another conflict in the countries. As Shankarji said that now the Madhesis, Janajatis and other marginalized communities are coming together to fight again with the exclusory against this constitution. So once all these people and state behavior is that the state behavior is not less than Ziaul Haq and Saddam Hussein. All the
people killed in Tarai shot above the waist. कोई गोली नहीं चलाया जिसके कमर के नीचे लगा, अगर लगा तो जिंदा नहीं बचा। ऐसा कोई गोली नहीं चली। हमारी पुलिस बड़ी बात है कि जितनी भी गोली चलाती हो गलत नहीं होना चाहिए, पैसा लगा उसमें। So they wanted to kill the people. If that person is not killed by the bullet and then the boot is there to kill. Very recently in the, what is his name in what is his name? Tarvez Alam. He was not killed actually. The bullet from this side went and then from second was that, and after second bullet he fell down and our brave police officials went there and just with the boot they have killed. So Nepali state is behaving like a very authoritarian way with the excluded communities. To keep the domination of the few communities on the whole state structure. 6 लाख लोग सैलरी लेते हैं टैक्स के पैसों से। भाई साहब 5 लाख लोग एक ही जात समुदाय के कैसे हो सकते हैं इस 6 लाख में? वो भी जिनकी पॉपुलेशन 30-32% है। हम लोग घास खाते हैं वहां पर लोग, मधेसी जनजाति लोग। मैं बार बार क्यों नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन कम्पीट कर, किसी तमिल को हिंदी में एग्जाम देने के लिए बोलिएगा तो क्या होगा? किसी कन्नड़ को आप अगर बोलेंगे जो उर्दू में एग्जाम दे दो, नहीं तो तू इंडियन सिटीजन नहीं होगा। You have to be appeared in the national language of India, that is Nepali only, and all other languages are not recognized. What will be the picture of the India then? Can you imagine? No. Then that is what we are talking about in Nepal. We wanted our language, our culture, our system to be recognized. The Madhesis are talking about this one. The Janjatis are talking. If Shankar language is Nepali, his language is Nepali, his dress is Nepali, or he is Nepali only when he speaks Nepali language, the Devanagari script. When he wears Daura Suba, when we, so this is not the definition of Nepal. How can you impose a definition of a one ethnic group and race or other people? किसी मलयाली को, किसी कन्नड़ को, किसी गुजराती को आप कहेंगे कि आप बन जाओ यूपी बिहार वाले, वो मानेंगे? भारत की यूनिटी रह पाएगी? What is the definition of an Indian? Which फेटा लगाने वाले, धोती लगाने वाले, लुंगी लगाने वाले कौन है इंडिया? Everybody is there. So that is what we are talking, that if Nepal is a diverse society, then you have to recognize the diversity and manage in the way that all the people can enjoy their democratic rights. And then only Nepal can be a peaceful, united and stable country. In our constitution, around 22 places we have written about the Sarvabhaumikta, Akhindata, Kshatriya, we wrote in our new constitution. But how can we do it? There should be instrument that how the Nepal can be a sovereign, how Nepal can be united and peaceful. The only to manage the diversities. So this is the main challenge of the Nepal today, and that has an effect on Nepal-India relations. And this has been used by the ruling elites for the ultra-nationalism, promotion of ultra-nationalism in Nepal against Indian government and people. Because that they know it. And that is how it is being, the propaganda machine of all the vernacular Nepali languages. Everything controlled by them, the media, the economy, the state bureaucracy, whole military, police, armed police forces and all. And it is not happened only. It never happened. And nowhere in the world. It has been done very calculatedly, very institutionalized and planned way it is done. So that is why today's Nepal is fighting for united Nepal, peaceful Nepal, and the Madhes movement is a democratic movement which is
not fighting only for Madhesis, fighting for other indigenous communities as well as other marginalized communities. If this amendment, some amendments, more amendment will be done, that will be beneficial for whole country. Thank you very much. And next speaker is Mr. Damannath Hambani. Thank you, Chairperson, Professor Sangeeta Appiyar. I want to be very brief also for the fact that you have spent much of your time. My predecessors, the members of this delegation, 5 of them, have already spoken. They have spoken their mind. You have come to know, you as Nepalese, many of you as Nepalese already know what the problem is in our country, why the hesitation is there and what the solution. I very much think you have already applied your mind in that direction. And just before me, Professor Vijay Kanti Karna was very eloquent, very vibrant speech he presented. He has covered almost all the points. And likewise, I also support largely the presentation made by my predecessor speakers, all the 4 other gentlemen. So I think I have very little to add, except few points. In nutshell, we have blundered in constitution making. That's a great blunder. The way we have made our constitution is a great blunder. It's a politically great mistake we have done, we have committed. So we took the constitution making process, a technical process. How much of the members of the Constitutional Assembly are going to vote in the proposed constitution? We counted that way, but that's not the right thing, making a constitution by a Constitutional Assembly. We forgot to give due importance to the fact why Constitutional Assembly was constituted. We forgot to overlook the spirit of the revolution, why changes had taken place, and what was the need of state restructuring, and to what extent we attained that, to what extent we are true to the people from Madhesh, Pahad, everywhere, every part of Nepal, sacrificed in the name of, or for the sake of their rights restored for a just Nepal. So, my first point is we are politically blundered in our constitution making. My second point is then why this happened? Why has this happened? This is because of the attitude of the dominant political group. Attitude of the dominant political group who place themselves in the place of old rulers, conventional traditional rulers. They declined to accept the urges of change. So they were conservative. They were not pro-change people or leadership. So they thought in the line of the giver, like the king used to be the giver of the constitution in the past. No, they did not accept the fact that people are making a constitution for themselves. People make the constitution by themselves, for themselves, and give it to themselves. So this is the principle of Constitutional Assembly. This is the philosophy behind the making of a constitution through the Constitutional Assembly. But they failed to accept that. So this is the problem. And on the other hand, they also ignore the fact that the constitution this time was to address the expectations of the marginalized members of the society, be it from the Madhesh, from the indigenous people, Dalits, or whoever they be. So it has failed to be the people's constitution. The constitution in the pattern of we the people.
This is how Dr. Thaviyal knows well, all many of us, that the US Constitution, United States Constitution start from the world, with the people. And so is with the Indian Constitution. So this Constitution or Constitution just promulgated has not been the Constitution of the people. This is not the Constitution pattern, a Constitution of that pattern, of that standard. People, particularly this Constitution was meant for the marginalized people. This has not served the expectation of the marginalized people, so this has to be reviewed. So remedy lies in reviewing it. Let's think over the process, how to start the reviewing process, so that the present agitation comes to an end, and the agitating political forces, be it Madhises, Dalits or indigenous people, whoever they be, join in a common platform to review the Constitution to the satisfaction of all, so that it is truly, fundamentally, in the true sense of the term, it is a Constitution made by the people, it is a Constitution in the pattern of we the people pattern. Thank you very much. And lastly, I would only say, draw your attention to the fact that as my predecessor friend, particularly Vijay Kantakana has pointed out, there has been a situation like, state terrorism. The way agitators have been dealt, ruthlessly. And this is too much. This is really too much. And we want your cooperation, not only reviewing the Constitution, your good offices, your influences as young men, fighters for a cause, fighters for a nation, to see a Nepal, a just Nepal, a peaceful Nepal should be your dream, a part of your a very strong will or determination. Of course, should be the dream or the goal of the young men. You don't want a Nepal or your country, whoever you be, whichever that be, a scattered or directionless, poor, always disturbed, infighting country like parties sometimes we see as Pakistan has been. Because it was together, they were separate. The Constituent Assembly was formed also in Pakistan. The Constituent Assembly in Pakistan could not deliver, could not make a constitution to the satisfaction of people. Pakistan is still a stable country, whereas the case of India is quite different. Its constitution made by Constituent Assembly has been stable, and this constitution of India has been an ideal constitution of the United States, because it has addressed the diversity of India. And diversity in India is a bigger, 100 times bigger diversity than in Nepal. So as a Nepali, I ask to myself, why a big democratic country like India has been able to manage its diversity? Why well? What's wrong in Nepali politics? What's wrong in Nepali leaders? What is wrong in the Nepali state? That you will have to think, apply your mind. Why Nepal has been a different country? Why we are not in a stable country? The real fight should be with the poverty, Nepal. But we are fighting among ourselves. Why so? If this Malay's agitation or the combined agitation of the Indian people is not addressed well, if they are not brought into the mainstream of the politics after review or whatever amicable means, I think Nepal will be engaged in this agitation for years to come, like we have engaged during wartime, Maoist war. So Nepal does not want to be engaged in such agitation or right-based movement for long. Maoist movement is a just movement, because it is a rights-based movement. Being the indigenous movement, Maoist movement is right movement. People expected the rights to be honored in a new constitution. Constitution to be met, that did not happen. So there is justification of the agitation. But how long we can keep on agitating? So somewhere we have to come to land within the constitution, and for that,
some reopening or renegotiation to review the just declared constitution or amended constitution is only the way out, and in that you young men's opinion, assertion, or action, initiative will work. I just pray you all to work in that direction together so that the present, dissatisfaction over the constitution is only a matter of the past, and in days to come very soon, we will be owning our constitution, we will be taking pride in the fact this is Nepalese constitution, every Nepalese constitution. Now we will pledge to develop the country under the umbrella of one constitution accepted by Madhes, mountain people, Himalayan people, every Nepali. This is a common constitution for all. Let's work together in that line. And our unity and solidarity alone will help us to bring success in days to come very soon. Thank you. You see, the panel has to go somewhere else, and we don't have much time. So we have just 15 minutes for question answer session. So may I ask you? Yes, please. Identify yourself and also the person whom your question is directed. Yes, I have an opinion. Opinion. Anyone of the panel can answer. Carry on, yeah. The problem is that there was an era of mass conflict during Maoist movement, and the best case is I pursued PhD in sociology. And there was an era of class movement, class conflict during the Maoist movement, and there was an era of the caste-based politics, caste conflict at the last of the Maoist movement. And this is the era in Nepal. I'm particularly talking about the era of the ethnic identity-based politics. What Mr. Tularayan Sir explained on the basis of Aryan, Madhesis, and then indigenous people. What I am explaining is that those electrons, both from Pahar, hill area, and Tarai, they are successful to deviate or to divert the movement, these movements, towards different identity politics. They are successful. They have good alliance. Since past history, they have good alliance. If you go through history, they have good alliance and they are successful. This, I am talking on the basis of I think questions will be good so that everybody can interact. I am asking. Tell me specifically what. And the population. We have talked about population-based electoral system. And particularly if you talk about nowadays, the Brahmins, Tarai Brahmins have 0.50% population. And Tarai caste, they have 0.16% population. If there will be the electoral system on the basis of caste, on the basis of ethnic base, on the basis of caste, then these elite class will accept or not. This is my question. Okay, I will. Can we take a few more questions? Yeah. Yes. Just a briefly a question like to Damannath sir, like if you, because I completely agree that the constitution process is a technical process, and not only that this is the best constitution, they have had 6 best constitution in last 6 decades, and this is the 7th best constitution, and which is there. So that's the point on a footnote. The point was that this is the technicalities issue. The technicalities issue, some lawyer can deal with it in their own constitutional expertise areas. But the point is the political conflict. How to address the political alienation, political discrimination on the basis of a different streams in Nepal. So how do you do that in Nepal, and where do you start from it? Because certainly this constitution is not going to address. But then the problem is that in Nepal there is no vibrancy in the political party, inter-political party democracy. For instance, in the second Constituent Assembly, I have never seen in a parliamentary democracy 2 major party forms the government. First major party and second major party. One major party becomes in a government, second major party gets into the opposition, and that's how the democracy functions. But only in Nepal, in the second Constituent Assembly,
But in the first Constituent Assembly, Nepali Congress always in the opposition, while the others were forming the government, and that's how the vibrancy was taking place. And the Constituent Assembly first has an amazing debate that was taking place in the Constitution. But in the second Constituent Assembly, two major parties colluded and formed the government, and which is amazingly the new kind of parliamentary democracy that I have never seen in the world. So this is the kind of the collusion that has taken place. Because of that, there is no inter-party democracy that's taking place. And now there is another collusion that the Maoist, with Tulana sir has said, that Maoist has joined into that collusion. So what happened is that even in a political level, there is no diversity per se. Forget about the all kind of discrimination, racism, caste and things like this, ethnicity problem. But then in a top level in the Kathmandu also, the political party doesn't want to share or discuss the constituent process or the how to address the political problem. So in that situation, like we find it in a stalemate where the things are not moving. So what is the direction that will take place first? And the second question is that there is also the kind of the new movement that is taking place in Tarai. And I keep referring that there is no difference between KP Oli and CK Rawat. They are both the same. CK Rawat hate Kathmandu and KP Oli hates Madhesi. So there is no difference. So where is the political process in Kathmandu that can bridge the gap that has been historically constructed in Nepal? Thank you. Yeah. Short questions, please. I have questions for three speakers. First of all, I will have a question for Divyan sir. Divyan sir, you were saying that you were commenting on the present reservation system. I think the basic question that we have been doing for the last 1 or 2 decades is creating a just society. And you are just arguing on the side of identity politics. And you have completely relegated the politics of class or economy to the side. Whenever you were talking about the reservation for all of the poor, either from the Khasai community or from other community, I think the state has to do some sort of reservation, or the state has to protect all of the marginalized communities. The marginalized communities cannot be categorized just on the basis of culture. What sort of culture, what sort of language you speak. It's also on the basis of class, economy, what sort of living standard you do have. The Nancy Fraser from New School, who is also a leftist thinker, clearly says those things in a very popular paper that is Identity Politics. Social justice in the age of identity politics. So I think we have been, the question of all of the speakers here is that for the last 1 decade we have been just arguing or fighting only for the culture, not for the economy. What we need is the redistribution also for this society, such as look at the Dalit communities, whether in Pahad or whether in Uttarai, and how many representatives do we belong to there. And another question I do have for Vijay Karna sir, Professor, you are really senior to me. With the type of the mode of your argument, whenever you were saying that आप मानिए कि बिहार का कुछ पार्ट इधर उड़ीसा में रख देंगे तो उड़ीसा वाले मानेंगे. मुझे एक क्वेश्चन है. Particularly I belong to the Taoist hills, and then all culture, all language is also different from the core Nepali type of things. आप बोलते हैं कि जैसे आप आंदोलन प्रदेश नंबर 2 में आंदोलन करते, प्रदेश नंबर 7 का कुछ हिस्सा हमें दे दो, क्या वहाँ के लोग मानेंगे? अगर ये नहीं मानते हैं तो अगर वहाँ के लोग पूछे कि let's go to the people and ask those people why the Madhesi leaders are not ready for that. And another question for Mr. Chaudhary, I do have really sympathy for the Tharu community and the Dalit community in Nepal, but why are you rather than fighting for the whole Tharu cause, for all of the Tharu people, whether they live in Japa or whether they live in Kanchanpur, why are you lobbying for the demarcation of the federal boundaries, and how this demarcation of federal boundary is going to do some well-being for all of the Tharu communities in Nepal? And for all of these speakers, I do have one question. Don't you think we have been lost in the politics of identity rather than politics of class? For last 10-15 years, Maoists were raising the question of class, but they have forgotten all those things. Suppose Bhavesh also belong to the Brahmin community, and I also belong to that. He gets reservations just because he is a
Brahmin from Madhya, and I do not get any reservations because I from Hindi. Just Sorry, like really economic short studies. of time. Is Sorry. it fair? Yeah, I understand. Comments now. Last question, I think. I just have one question, actually, and for anyone in the panel who will be able to answer it. At this stage in Nepal, why is federalism necessary in the first place? Okay. So can I start? Yeah, sorry. It's 2 minutes each. 2 minutes for each. मेरे से जो संबंधित प्रश्न था वो एक कि मतलब ब्राह्मण और कास्ट जो तराई के हैं वो रिप्रेजेंटेशन का अगर जातीय हिसाब से प्रतिनिधित्व व्यवस्था किया जाएगा तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूँ एग्जाम्पल। क्लास का बात तो लेफ्ट पॉलिटिक्स सभी ने किया नेपाल में, यूएमएल ने भी किया, माओइस्ट ने भी किया। लेकिन जब यूएमएल का पिछला कन्वेंशन हुआ था काठमांडू में, तो क्या ऐसा समस्या था कि एक भी मधेसी वहाँ इलेक्शन नहीं जीत पाए यूएमएल के कन्वेंशन में। सबसे राष्ट्रवादी मधेसी के रूप में यूएमएल पार्टी ने आगे बढ़ाया लाल बाबू पंडित को, और वो भी चुनाव हार गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए आप लोग, मैं नाम तो किसी ने नहीं कहा, परिचय मैं लेट से आया, लेकिन आप लोग अगला 40-50 वर्ष नेपाल के बारे में या तो आपको पढ़ना है या नेपाल में काम करना है। बाहर में रहेंगे तो नेपाल के बारे में पढ़ते रहना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है नेपाली सोसाइटी में। ना हमने प्रॉब्लम लिया करवाया है, ना आप उसको सोल्यूशन दे सकते हैं, हम जस्ट इस पर बात कर सकते हैं। दूसरा बात, दलित के हित में लेफ्ट पॉलिटिक्स, नेपाली लेफ्ट पॉलिटिक्स, मैं इंडिया के बारे में नहीं जानता हूँ, बहुत चाहते हैं, बहुत उसका क्लास का बात करते हैं। तो पिछले प्रेसिडेंट इलेक्शन में जब रामवरण यादव जी को जीतना तय था नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार, तो यूएमएल को हारना तय था उस समय, तो उन्होंने रामप्रीत पासवान को उठाया। रामप्रीत पासवान अभी भी तंदुरुस्त है, और इतना तंदुरुस्त है कि अभी के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों से तंदुरुस्त है। नेपाली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक ही पार्टी के हैं। जब इस बार जीतने का चांस आया तो रामप्रीत जी को तो नहीं दिया। तो नाम है क्लास स्ट्रगल का नेपाल, बट होता है जातीय, अपना जात को बढ़ाने का काम। आपने जो कहा मधेश का मधेसी, मधेश का ब्राह्मण और कायस्थ, कितना पॉपुलेशन है नेपाल के कुल पॉपुलेशन में? 33% हम मधेसी हैं, तकरीबन 90 लाख, उसमें 2 लाख से ज्यादा नहीं है ब्राह्मण कायस्थ। सिर्फ ब्राह्मण कायस्थ नहीं, तराई के फॉरवर्ड कास्ट जिसको कहते हैं आप लोग भारत में, जिसे फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं, ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, कायस्थ होते हैं, बुनियार होते हैं, देव होते हैं हमारे यहाँ। ये पांचों पॉपुलेशन मिलाकर 2 लाख के आसपास में है, और मधेसी का पॉपुलेशन 90 लाख है। डाटा का मैं बात किया। तीसरा, एफपीटीपी में बहुत कम ये लोग जीतते हैं, एफपीटीपी में बहुत कम जीतते हैं। यादव ही जीतते हैं, हम जिस जात से बिलोंग करते हैं वही जीतते हैं, मंडल जीतते हैं। अब रही बात कि दलित का रिप्रेजेंटेशन के बारे में कौन बोल रहा है, तो माओवादी पार्टी ऐसा पार्टी निकला जो सबसे ज्यादा दलित को रिप्रेजेंट करवाया सेंट्रल लेजिस्लेचर में आफ्टर 2008 मूवमेंट, आफ्टर द अमेंडमेंट। नेपाल के इतिहास में कभी भी उतना दलित केंद्रीय विधायिका में नहीं पहुंचे थे जितना 2008 में पहुंचे, और कभी भी उतना मधेसी नहीं पहुंचे थे जितना 2008 में पहुंचे। अगर 2008 में उतना मधेसी नहीं पहुंचते और रामवरण जी राष्ट्रपति नहीं होते तो ये अभी जितना खेल हुआ है ये होता ही नहीं। इस देश में मधेसी राष्ट्रपति बन जाएगा, ये ईगो का बात हो गया। और अंतिम में मैं ये कहूंगा कि थारू के बारे में अब बहुत अच्छे प्रश्न किए। क्या समस्या है नेपाल की, क्या रिलेशन है थारू और मधेसी और पहाड़ी का? जहां जहां थारू है वहां वहां माइग्रेशन ज्यादा हुआ है। थारू का 3 जगह से ओरिजिन निकल, मतलब सेंटर पॉइंट 3 जगह आपको मिलेगा। एक चितवन मिलेगा, चितवन से पूरब और पश्चिम एक्सटेंशन हुआ है थारू का।
ठीक है, नवलपरासी तक, उधर बारापरसा तक। एक सुनसरी सप्तरी है, जहाँ से सुनसरी मोरंग तक जाती है, पश्चिम में उदयपुर तक आते हैं, और एक दांग से पश्चिम, दांग बाके बर्दिया कैलाली कंचनपुर, यही है ना 3 क्लस्टर थारू का। तो जहाँ जहाँ थारू है वहाँ माइग्रेशन ज़्यादा है। पिछले 50 वर्ष में, 50 वर्ष पहले 6% पहाड़ी हुआ करते थे मधेश में, और अभी 36% पहाड़ी पॉपुलेशन हो गया है मधेश में, और उसी जिला में हुआ है। मैं बता दूं, झापा में हुआ है, मोरंग में हुआ, सुनसरी में हुआ, चितवा में हुआ है, दान में हुआ, कैलाली में हुआ, कंचनपुर में हुआ, और सप्तरी से परसा तक थारू पॉपुलेशन कम है तो माइग्रेशन कम हुआ है। ये हुआ हिस्टोरिकल बात, अंतिम बात। इस बार वहीं पर बाउंड्री में हिल का डिस्ट्रिक्ट मिलाया गया, जहां पे हिल वाले का माइग्रेशन ज्यादा हुआ था, यानी जहां पे थारू के साथ ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। अब देख लीजिए, सप्तरी से परसा तक टच करने का हिम्मत नहीं किया, और जहां पे थारू पहले था वहां पे आकर के बस गए हैं, और वहां पे सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के हिल से। तो काफी बात है, क्योंकि समय नहीं है, मैं सभी क्वेश्चन को जवाब देने का मतलब मेरे पास उत्तर है, बट थैंक यू वेरी मच। मैं एक अंतिम कमेंट कहूँगा कि देखिए, नेपाली राजनीति इस मोड़ में आ गए हैं, और नेपाली समाज भी इस मोड़ में आ गया है कि काठमांडू में एग्री विथ मधेश, और मैं डिसएग्री विथ मधेश, बट कांट इग्नोर द मधेश। अगर मधेश को इग्नोर करेगा तो देश चल नहीं चल। थैंक यू। 2 minutes. I mean, indigenous peoples, whether we can deal with the class, from the class basis, or from the identity basis, right? Of course, indigenous peoples are poor, but it's not they are poor because they are economically marginalized. They are poor because their lands has been taken away, right? And then also they are not as educated as the dominant groups, because they are not allowed to have education, have access and education on mother tongue. The 2 examples will give you clear idea, because they are poor differently. That's why they should be dealt in a differently, not in the same way that we are thinking all are equally poor. No, that's the different one. And the another last one, I would like to just share one thing. I did one research about the land grabbing, and I asked that the questions to those persons who lost the land. And then, who took your land? Is the government? No. Is my neighbor? Who are the neighbors? From the dominant group. How we did it? Because the government and all the land laws and the system favors him. That's why it is purely, I mean, we have to deal based differently with the indigenous people. थैंक यू। उड़ीसा के 10 गांव दे देंगे तो कैसे मानेंगे? आप लोगों से किसी को पता होगा बॉम्बे का पॉपुलेशन क्या? वहाँ 40 लाख बिहार और यूपी के लोग हैं। उसका नाम लखनऊ कर दें। Is the Marathi ready for it? The people of Dachula, Acham, Bajura, Gadadhura migrated to Kailani, Kanchanpur, and Tharus became slaves. They made slaves by the upper caste, those who are speaking democracy and human rights in Kathmandu. Those who are advocating democracy. And they have the history of making slaves to the most marginalized communities in Tarai. Very interesting question. What's your name? Mamika Prasad Joshi. I'm a PhD. Joshi. Yeah, very good question. Nepali Congress started 1990 movement with the help of Limbus and Rais, Tharus and Madhesis. They gave gun to them, fight for it against Ranglans. When they came to power, भैया आपका काम खत्म हो गया, आप फिर उसी काम में लगे। Sir, एक counter question. Just I'm coming to the UNA. The Rajvanshis were hired
and told that Santhal and Rajbansis were told that this is the fight for economy, this is fight for the prestige and pride. लड़ जा बेटा तुम, लड़ेगा तो तुम्हारा अधिकार मिलेगा, जमीन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारा हम लोग दे देंगे, क्लास वार है, बड़े बड़े मालिकों का गर्दन काट दो, अधिकार मिलेगा। भैया गर्दन काट दिया, आप सभी प्रधानमंत्री बन गए और 3 राजवंशियों ने एमआरए के सेंट्रल ऑफिस में बाप और बेटा दोनों ने खुदकुशी कर ली। This is the class war in Nepal, the last and latest and most cruel with the Maoists who said that this is the people's war, liberation from the marginalization, liberation from the economic domination and everything. And they also went there and led the Tharus and Magars, Tamang and all other marginalized community in their fact. And they said this is a class war. It was not a class war. All these political parties used the marginalized communities for their political state. Now the question is, where is the economic class? Yes, it is there. But the marginalization is not done only on the basis of economy. Marginalization has been done through the legal constitutional policy by the Nepali state against the Madhesis, against the Tharus, against the Muslims, against the Limbus and Rayas. So we are fighting for this marginalization as well for economic rights. We are, yes. Tulaji forget about that. Ki Rampreet Paswan, even UML didn't vote to Rampreet Paswan. They voted for Rambaran Yadav at the time. And this time when the presidential election was done, Rampreet was somewhere in Saptari, roaming as a UML cadre. I mean that when we are talking about the economic class, yes, I do agree there is a discrimination in Madhes. The Madhesis Dalits, Madhesis, other marginalized communities are exploited by the so-called, as you mentioned, the Brahman caste and Bhunyar and Rajput. I do agree for that. But I don't believe personally. I am always speaking against this upper caste and lower caste. I never believe on that. But what I mean that while we are talking the state constitutional remedies of the marginalization, we are talking about that we should have that one. Not the constitution cannot be used for the political domination, continuation of political domination, and that is why the Tharus are asking for that. Go and see the Kailani situation today. The Tharus have to apply the CDO office and asking for the Malik दशहरा मनाने की अनुमति है कि नहीं, मालिक दीपावली मनाने की नाचे कि नहीं नाचे. So this is how the democracy is being run in our countries. Go and see the Kikapur areas, how the area became a port like, how the people are around. You have to watch, see the reports of Human Rights Watch, where the police officers go and say Nagle, तेरी बेटी को आज रात में उठाकर ले जाऊंगा अगर तेरा बेटा कहाँ नहीं बताया, तेरी बहू को उठाकर ले जाऊंगा. That is how our brave police officers are behaving with their own people. So this is how the situation is. So we are, yes, I do agree that the economic discrimination are there, the class is there, but we are fighting for both. And you are taking all the resources of the state for the few people. So we are doing the same time we are fighting for the economic resources too. The jungle belongs to the Tharu Rajbansi indigenous community, has taken in the name of what is this Ban Upabhokta Samiti, forest users group. And very few Tharus are in the world. And all the resources of the Tarai has been captured by them. The state has constituted a committee, a project and company. It was called Resettlement Project, and then it converted to Resettlement Company, and people from Assam and Meghalaya have been asked from Burma to resettle them, and they given 4 bighas of land with the 4,000 rupees and the wood from the jungle to make the house.
and the people are asked from him to migrate in Tarai to balance the political power of the Madhesi people. How the population has been such a huge migration. Anywhere in the world is such a huge migration. If you see the 1950 population in Tarai, what was that and what is today? 52% almost. How can it is? In the 17-18% of the geographical area, the whole 52% of the whole country's population are living. Why it is? ऐसे ही हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया और ऐसे नहीं होता है, कहीं दुनिया में भी नहीं होता है। सब बाहर से नहीं आए सर, 4 से गाड़ी खा नहीं, प्लीज। गाड़ी में रहते थे। उसके नहीं। वो कहाँ से आए, कैसे आए, उस पर डिस्कशन मैं कर सकता हूँ आपके साथ, एक पॉइंट पर डिस्कशन मैं कर सकता हूँ। और आपने दूसरा बात कहा जिसमें वो क्यों नहीं है। हम एक सिविल सोसाइटी है, एक लिंबू है, एक शाह है, एक कर्ण है, एक ढुंगाना जी है, एक चौधरी जी हैं। सर कितना बड़ा पैनल बनाएंगे? आपने कभी देखा था नेपाल से ऐसा डेलीगेशन? आप इतना इंक्लूसिव भी देखा था कभी इस SIS में? थैंक यू। My question. I think my dear friend's question is query already covered by my speaker predecessors. Now, whatever differences there be, as a Nepali, to govern the country, we need a rule of the game to govern the country. So, I think therein everybody agrees. So, the only way to reconciliation, as you pointed out, Oliji or Sikher, one meeting the other, that will not last long. Once we have a constitution to reconcile the different communities or interests of the country. So the constitution should be a document and instrument for reconciliation between all the sections of the population. Thank you very much. दो नंबर प्रदेश में झगड़ा करके 7 नंबर में कैसे बाउंड्री चेंज करेंगे? हम थोड़े शब्द में बात करते हैं। सौदारी का हित कैसे होगा? स्कैटर्ड एक दिन पहले हम लोग नेपाल दूतावास में खाना खाने गए थे, तो राजदूत साहब ने कहा कि आपको 70 जी का 14 थारू हमारे यहाँ भांसे हैं। उनसे मैंने फेसबुक पर अपलोड किया कि थारू कब तक भांसे ही रहेंगे, क्या वो राजदूत नहीं बन पाए? तो एक थारू मित्रों ने उसमें जवाब देखा, चलो भांसे तक तो बनाए हैं, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होती। तो दूसरा एक साउथ क्षेत्रीय लिखा, साउथ भी तो नहीं राजदूत बने हैं। और एक दिवाली ने लिखा, थारू अब देश के भांसे बनने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग देश के भांसे बनने जब जा रहे हैं, तो इसमें किसी का हेडेक क्यों हो रहा है? जैसे कि थारूओं का बस्ती तराई में है, मधेश में है, और झापा से कंचनपुर तक उनके सघन बस्ती है। तो वो लोग पहाड़ से नजर कर झापा से कंचनपुर तक 2 प्रदेश 3 प्रदेश में हमारा दर्शक रखते कह रहे हैं, तो उसमें तो मैं कोई बुराई नहीं देता। मैं ही कह रहा हूँ, जैसे कि कहते हैं कि पानी में बैठकर मगरमच्छ से लड़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए लक्ष्मण थारू जेल में है, और जेलर विप्लव में भी लिखा है, किताब निकल गया है, और जिसने उनको पीटा जेल में, इतने वक्त कहा सारे तुम थारुओं को चाहिए, थारू अखंड होने से क्या होगा, तुमको कर पीटा। तो थारू नदियां बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं, लेकिन पानी सुखा के मगरमच्छ से भी लड़ाई करने को तैयार है। मैं इतना कहता हूँ। Sorry, I will just take quickly. I think about caste and class verification has been already given. So, like, yes, Bhavesh ji and you both are Brahmin, but when you appear in the examination, it's all Hiche, you know, Hiche Raswa Dirgha will be wrong and your will be right. Because your first language is Nepali.
I have first line Nepali. So that is not my mother tongue. So what I mean to say, ethnicity, caste, gender, these are the parameters of discrimination which is accepted in the new constitution and in the interim constitution as well. So that if the disease is based on caste, class, ethnicity and gender, then the treatment and medicine should be prescribed like that. So I agree on that. And about Janmat Sangra, why not to go for Janmat Sangra particularly? Yes, if you will open that, then there will be demand about whether Madhesh will stay in Nepal or not. Are you ready for that or not? So this type of, it's like a Pandora box. Once you open for that, and you haven't conducted that Janmat Sangra for when you make 7 states. So when you want to make 7 states, you didn't ask People's Party. But when Madhesi and Tharo are demanding, you are asking for. So why this double standard? This is our questions. Third things, yes, the protest is in state number 2 and you are asking the land of states number 7. We must not forget that when there was a democratic movement in 1990, it was in Kathmandu and limited area. There was no movement in Dolpa and Rolpa. Can we say that democracy can't be there in Dolpa and Rolpa? It's not a parameter. Definitely the nature of movement is limited in few areas, but the vibration and impact goes to every area. We can't expect the same level of movement everywhere. But that should not be the basis of say that the people are not frustrated. Yes, even in 7 neighbor states, in Tikapur area, he has already explained the level of brutality. They are not speaking anymore there because of the state brutality, because of the killings. But it does not mean that they don't have frustrations. Thank you very much. University provides a space for dialoguing, and today we heard this panel who have its own point of view on the present politics within Nepal, the constitution in Nepal, and we have been having people from other point, representing other point of view as well. So I think as scholars and the students of Jawaharlal Nehru University, one should be open to all the views and then make your own opinion, and that's a better thing rather than one side clapping, other keeps quiet, and vice versa. As a teacher, that's not acceptable to me. And this kind of politics and polarization that you're talking about in Nepal, I can see that happening here as well amongst the student community. So this polarization and this contestation of power and resources that we are seeing in Nepal, somehow it's creeping down at the people's level when people have started talking. Constitution is a living document, we all know that, and through amendment is one of the procedure through which you try to update the constitution, and it's still happening. It is in that stage right now. So, and Sir said about common platform, I think that is the right thing. You have to have a common platform where different contending voices within Nepal could come and discuss the issues, and we hope that it happens soon and there is peace and stability within Nepal. With that, I thank you all and my panel sitting here, discussing Nepal's politics and on Indian Nepal relations as well. Thank you very much.